हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें हम जीएस के कुछ सब्जेक्ट को कवर करेंगे। स्टार्ट हम पॉलिटी के साथ कर रहे हैं। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर ही आज हम कवर करेंगे, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, सारे फैक्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवर करने की। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताती जाऊँगी साथ के साथ, कि कौन से फैक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से फैक्ट ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। स्टार्ट करेंगे हम। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात हो रही है, यानी कि बैकग्राउंड में क्या था। ठीक है, कि किन चीज़ों का हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो कहानी शुरू किस तरीके से होती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स आए थे, यानी कि किस रूप में आए थे। तो आप सभी को पता होगा कि कंपनी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके रूप में ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे। ठीक है, और वो आए थे सन 1600 में। ठीक है, सन 1600 में वह यहाँ पर आए थे और उनका पर्पज़ था बिज़नेस करना। ठीक है, और बिज़नेस करने का राइट उनको किसने दिया था? तो जो महारानी एलिज़ाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर दिया था उनको, जिसके थ्रू उनको हमारे यहाँ पर बिज़नेस करने का राइट मिला था। ठीक है, तो उन्होंने पहले बिज़नेस ही किया था। इनफैक्ट 1765 तक उनका फोकस केवल बिज़नेस पर था। उन्होंने किसी और चीज़ में जो है अपनी दखलंदाजी करना स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद 1765 के बाद उनको कुछ दीवानी और कुछ राजस्व अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे। तो उन्होंने उसके बाद अपने क्षेत्र को एक तरीके से कहें तो फैलाना शुरू कर दिया, उसमें विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ में उनकी दखलंदाजी स्टार्ट हुई। अब जब कोई इंसान व्यापार करेगा, राजस्व पर ध्यान देगा और पॉलिटिकली अपनी चीज़ों को फैलाएगा, तो उसको कुछ रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो उनके द्वारा कौन से रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, उनके द्वारा कौन से अधिनियम आए थे, उनमें कौन से प्रोविज़न्स थे, वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो जो 1947 से पहले का टाइम था उसको यहाँ पर दो पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि जितने भी अधिनियम थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 1773 टू 1858, और जो सेकंड वाला है टाइम वो आगे आएगा 1858 से 1947। उसके बीच में कौन से अधिनियम बने थे, उनमें क्या क्या प्रोविज़न्स थे, उनका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे संविधान पर या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर, वो यहाँ हम जानेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पारित अधिनियमों ने हमारे संविधान व राज्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और वो कौन से अधिनियम हैं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ये यहाँ पर हम समझेंगे। कंपनी के शासन के तहत पारित अधिनियम जो कि 1773 से 1858 तक पारित किए गए थे। तो कंपनी के शासन, जब तक कंपनी का यहाँ पर शासन चल रहा था, उसने ये सारे अधिनियम पारित किए थे, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या क्या प्रोविज़न्स थे वो यहाँ जान लेते हैं एक नज़र में। बहुत कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाला नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट के रूप में है। सारे ही प्रोविज़न्स वो आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो पहला है, यह कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। तो देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पहला कदम ये था कि जो भी कंपनी पहले जो बिज़नेस कर रही थी, ठीक है, तो उसका कोई रूल नहीं था, किसी भी नियम के अकॉर्डिंग वो अपना बिज़नेस यहाँ पर नहीं कर रहे थे। तो उनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला कदम यही उठाया गया था कि इस एक्ट को लाया गया, और इसके थ्रू उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, और उनसे बोला गया कि वो इनके तहत ही, यानी कि इनके अंडर में रह के ही अपने बिज़नेस को करें, अपने कार्य को करते रहें। ठीक है, उसके बाद सेकंड था, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, जो पॉलिटिकल वर्क थे, उनको ऑफिशियली जो है उनको मान्यता दे दी गई थी। उससे पहले उनके पास कोई ऑफिशियली उनकी मान्यता नहीं थी। सो नेक्स्ट है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। पहला वाला फैक्ट जो है ये, और जो थर्ड फैक्ट है, यानी कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के
तहत, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इसके तहत क्या हुआ था, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया था तथा मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहला तो बात हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था केवल, उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया और क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है, पहले क्या था, मद्रास का अलग था, बम्बई का अलग था, बंगाल का अलग था। तो उसके बाद केवल बंगाल का बचा और ये जो मद्रास और बम्बई थे, इन दोनों का जो काम था, जो भी काम होता था, वो भी यही गवर्नर जनरल संभालेगा, ऐसा प्रावधान वहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, अब बात आती है कि वो पहले गवर्नर जनरल बने कौन थे, प्रश्न यही बनता है। तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना है, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है, इसके द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, सबसे पहली बात, ये प्रश्न बहुत बार बनता है कि जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वो किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर लोग गलत कर देते हैं, 1774 लगा देते हैं, जबकि वो अधिनियम 1773 का था, उसके तहत इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल कितने थे, 4। ठीक है, कौन से थे मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका नाम था एलिजा एम्फे, सर एलिजा एम्फे इसके प्रथम और मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने व भारतीयों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया, जिससे कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना जो है बहुत ज़्यादा अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो 1773 का जो अधिनियम था, उसके तहत क्या क्या प्रोविजंस थे और उनमें से कौन से फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, लेकिन इससे पहले एक और एक्ट आया था, वो था 1781 का एक्ट। ठीक है, ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो 1773 का एक्ट आया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, और उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसको आप मतलब संविधान में इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, या फिर हिंदी में कहें तो संशोधित अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि 1781 का अधिनियम है। ठीक है, तो इसके जो प्रोविजंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनको ऐड नहीं किया गया है। मुख्य ये आपका जो है 1784 का है। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण कर दिया गया था उनका, यानी कि उनको अलग अलग कर दिया गया था। जो आपके पॉलिटिकल जितने भी कार्य होते थे और जो उनके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कार्य होते थे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। उसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा, यानी कि 1784 के अधिनियम के द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण परिषद या फिर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। इसके द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था। जो फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बताती हूँ। फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड वाला जो फैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। इसमें एक मुख्य कार्य हुआ था। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की जो शक्तियाँ थीं वो प्रदान कर दी गई थीं, और सबसे पहले ये शक्तियाँ किसको मिली थी, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सबसे पहले उनको ये जो सारे राइट्स हैं मिले थे, तो इनका नाम यहाँ पर याद रखना 1786 के अधिनियम के तहत। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई बार प्रश्न बनते हैं। इसके द्वारा कंपनी के
अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, यानी कि कंपनी ने जो पहले एक टाइम दिया था कि अब इस टाइम तक जो है, इस ड्यूरेशन के अंदर ही आप अपना वहाँ पर व्यापार कर सकते हो, लेकिन उसको 20 वर्षों के लिए और आगे तक बढ़ा दिया गया। तो वो कौन सा चार्टर था? 1813 का चार्टर। इसके द्वारा ही कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन के साथ व्यापार तथा चाय के एक सेकेंड चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। तो देखिए, ये वाला जो प्रश्न है बहुत बार बनता है, और यहाँ पर कन्फ्यूज़न हमेशा इसी तरीके से किया जाता है कि ये जो फैक्ट है ना, ये वाला फैक्ट आप याद रखा करिए कि चाय के साथ वहाँ पर एकाधिकार फिर भी बना रहा था, और प्रश्न वहाँ पर इस तरीके से दिया गया कि पूरा ही व्यापार जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था या फिर नहीं। तो इस तरीके से वो घुमाएगा, तो आप इस फैक्ट को याद रखिए। इसी अधिनियम के द्वारा, इस चार्टर के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो कौन सा एक्ट था वो था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा जो ईसाई मिशनरी थी उनको प्रचार करने की परमिशन दे दी गई थी अपने धर्म का। इसी एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार बना है, इस फैक्ट को याद रखना। नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1833 का चार्टर एक्ट। जितने भी चार्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं वो तो याद रखने ही है, बाकी का याद रहे या ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविज़न था इसके अंदर, इसके द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। इस हेतु बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का चार्टर जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, फिर उसको 1773 के अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब उसी को क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन बने थे सबसे पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इस नाम को याद रखिए। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, और सबसे पहले जो कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे वो थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इसके बाद नियुक्तियों में योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इस कारण इस एक्ट के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था, यानी कि उनको एक मौका मिल गया था कि वो वहाँ पर कुछ पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, सो इसलिए ये वाला एक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। 1833 के ही चार्टर में एक प्रोविज़न और हुआ था, हो नहीं पाया था, मतलब वो ये था कि जो सिविल सेवक थे उनके लिए खुली प्रतियोगिता चयन करने की जो सिस्टम था, इसको स्टार्ट करने का प्रयास किया गया था। अगर प्रश्न बनता है कि सिविल सेवकों के लिए के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1833 का चार्टर था वो। ठीक है, और अगर बात आती है कि उसको पूरे तरीके से कब स्टार्ट कर दिया गया, तो वो 1853 के चार्टर के तहत। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। यानी कि जो व्यापारिक कार्य थे उनको पूरे तरीके से, बिजनेस वाले सारे कार्यों को उनको समाप्त कर दिया गया, सारे राइट्स उनके ख़त्म कर दिए गए कि अब आपको बिजनेस करने का कोई राइट नहीं है। केवल आप जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, शासन आप कर सकते हो। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा भारतीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जब भी किसी कमीशन का गठन किया जाता है तो उसके एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो थे लॉर्ड मैकाले। इनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। पहला विधि आयोग था, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1833 के चार्टर के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट की। इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी, और इसके द्वारा भारतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी।
1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही सिविल सेवकों को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया था। और ये जो कार्य हुआ था, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, मैकाले समिति, जिसका गठन हुआ था 1854 में। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद 1858 से 1947 तक ताज के शासन का स्टार्टिंग हुई थी। तो वो सारे अधिनियम इस पार्ट में आएंगे। उनमें क्या क्या प्रोविजंस थे वो यहाँ जानेंगे हम। सबसे पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो इस अधिनियम को आप कह सकते हो, कई नाम दिए गए हैं। भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आकर हुआ क्या था कि जो कंपनी का शासन था वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया। तो इन टोटल पूरा जो डायरेक्शन जा रहा था इस अधिनियम का यही था कि भारत का जो शासन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल सके। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया और कंपनी का शासन यहाँ पर पूरे तरीके से समाप्त हो चुका था। इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। अगर कहीं पर भी भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर भारत का वायसराय, इनके लिए आपको 2-3 एक्ट हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। और 2-3 फैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन से बने थे प्रथम, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, तो इनको एक जगह नोट कर लीजिए। तो पहले भारत के वायसराय जो बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके द्वारा एक नए पद भारत का राज्य सचिव, इसका सृजन किया गया था, भारत का राज्य सचिव, ठीक है। भारत राज्य सचिव की सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। याद रखना, सदस्यों के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। तो इन टोटल इसका जो गठन किया गया था इस पद का, तो वो भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके पूरे तरीके से, इसी के लिए इसका सृजन किया गया था। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को पूरे तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। बात करेंगे 1861 के अधिनियम की, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण 2 ही प्रोविज़न हुए थे, यहाँ पर 2 प्रावधान थे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो इंडियन पीपल थे उनको वहाँ पर जितने भी कानून बनाए जाते थे उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने का या फिर अपने विचार देने का मौका मिला था। तो वो 1861 का अधिनियम था, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर इनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था तो इन दोनों को उसके अधीन कर दिया गया था। सारे ही कार्य वो संभाल रहा था, वो वाला गवर्नर जनरल बंगाल का। लेकिन फिर वापस से 1861 के अधिनियम के तहत इनको वापस से अपनी विधायी शक्तियाँ दे दी गई थीं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसके तहत भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। सबसे ज़्यादा बजट को लेकर यहाँ पर एक प्रावधान किया गया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन उनको मतदान करने का राइट नहीं दिया गया था। तो इस स्टेटमेंट से आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ किया गया था। तो निर्वाचन पद्धति और बजट पर बहस करने का जो ये दोनों प्रोविज़न है 1892 वाले अधिनियम से संबंधित हैं, सो याद रखना। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे और जो लॉर्ड मार्ले थे वह भारत के राज्य सचिव थे। इसी कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा गया यहाँ से प्रश्न कि किस व्यक्ति को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो लॉर्ड मिंटो थे। इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था, और या फिर आप कह सकते हो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लोग करेंगे और जो हिंदू थे या फिर अदर कास्ट के लोग थे उनका चयन जो है वही लोग करेंगे, यानी कि मुस्लिम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो चेम्सफोर्ड थे वो उस टाइम पर भारत के वायसराय थे, और जो मॉन्टेग थे वो उस टाइम पर भारत के राज्य सचिव थे। जैसा कि ऊपर वाले अधिनियम में था, इसीलिए इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। इसके द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके। बात यहाँ पर प्रांतों की हो रही है, केंद्र की नहीं हो रही है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, केंद्र में की गई थी। इसके द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार करते हुए, पृथक निर्वाचक मंडल स्टार्ट कब हुआ था? 1909 वाले अधिनियम में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसका विस्तार कर दिया गया। वहाँ पर केवल क्या बात हो रही थी, मुस्लिम और हिंदू की बात हो रही थी। यहाँ क्या कर दिया गया, इसको विस्तारित करते हुए सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए, इन सब पर भी इसको लागू कर दिया गया, उसी रूल को। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ था, 1919 के अधिनियम द्वारा संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हुआ ये था कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, तो वो था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, सुधार, जिसको 1926 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। ये चीज़ आपको कहीं बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलेगी, तो याद रखना, ली आयोग का गठन किया गया था, उसकी सिफारिशों पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग को गठित किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में। इसका बहुत अधिक इफ़ेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। सो स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये हमारे भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या क्या यहाँ से लिया गया है? इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अभी ऊपर आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, और यहाँ पर समाप्त करके क्या कर दिया गया, इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा भारत में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग किया गया था, वो भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 2 नए प्रांतों में, जिसका नाम था सिंध और उड़ीसा, इनका निर्माण भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार करते हुए दलित महिलाओं, मजदूरों को इसमें शामिल कर दिया गया। विस्तार 2 बार हुआ है, 1919 में भी हुआ है और 1935 में भी हुआ है, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसी अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 में की गई थी, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। स्थापना के स्थान पर प्रांतीय तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान
कर दिया गया था। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ, मिस्टेक कुछ नहीं, 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर उसके स्थान पर प्रांतीय तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की जो स्थापना का प्रावधान कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा संघीय राज्य व संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। शेष बची हुई शक्तियों को गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, जो कि आपकी अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर बची हुई हैं कुछ। ठीक है, सो इसको याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, जो कि आर्टिकल 123 के तहत है। ठीक है, वो भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। इसमें संविधान के लिखित होने का कोई भी उल्लेख नहीं है। किस अधिनियम के तहत बात हो रही है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके बाद नेक्स्ट है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। संप्रभु का मतलब होता है कि उसके पास ये राइट है कि वो किसी अदर कंट्री का या फिर किसी अदर का अपने निर्णय लेने में या फिर अपनी पॉलिसीज़ बनाने में, अपने रूल बनाने में दूसरे किसी इंसान का, दूसरे किसी कंट्री का परमिशन लेने की नीड नहीं है। वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वह राष्ट्र। ठीक है, इसके द्वारा वायसराय पद की समाप्ति कर दी गई और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। इसके द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट जो शब्द था उसकी भी समाप्ति कर दी गई थी। इसीलिए 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है महत्वपूर्ण है। अब क्या हुआ था कि स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, सिस्टम को चलाने के लिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए गए थे। ठीक है, चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो 1946 में क्या हुआ कि एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट को किस किस ने संभाला था वो यहाँ पर हम जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ सदस्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ उन डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और इस परिषद के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, ये जो डिपार्टमेंट संभाला था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। गृह सूचना एवं प्रसारण का जो प्रसारण मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगी केवल। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई उद्योग मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो खाद्य एवं कृषि। यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं तो इनको हल्के में ना लें, कई बार हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट प्रश्न पूछ लिया जाता है। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, C राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, I चुंदरीगर वाणिज्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, गजाफर अली खान स्वास्थ्य, अब्दुर रब निस्तार डाक एवं वायु, लियाकत अली खान वित्त। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना था 1947 में, वो वाले डिपार्टमेंट किस किस ने संभाले थे अब यहाँ बात करेंगे। वो बात हो रही थी 1946 की। ठीक है, जो कि अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, अब यहाँ पूर्ण रूप से बना है। तो इसमें किस किस ने संभाला था? सदस्यों के नाम दिए गए हैं फर्स्ट रो में और विभाग के नाम दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, डॉक्टर अम्बेडकर विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य संबंधी मामले उन्होंने संभाले थे, CH भाभा ने वाणिज्य और रफ़ी अहमद किदवई ने संचार संबंधी मामले संभाले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग एवं आपूर्ति, VL गॉडगिल ने कार्य खान एवं ऊर्जा, RK षणमुखम चेट्टी ने वित्त। ठीक है, वित्त संबंधी मामले संभाले थे। ये चैप्टर आपका फुली कंप्लीट हो चुका है।
सो फैक्ट ही है मोस्टली, तो इसमें बहुत चीज़ों को डीपली पढ़ने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना पूछा जाएगा वो यहाँ बताया गया है। ठीक है, पीडीएफ की अगर नीड है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता लगा सकते हो कि पीडीएफ किस तरीके से आपको मिलेगी। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। बाकी 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।